इनवेरिएंट टू वेलोसिटी, मास की तरह नहीं है कि वेलोसिटी इंक्रीज होने पे इंक्रीज हो जाए. चार्ज इज इनवेरिएंट टू वेलोसिटी, दैट मीन्स no matter what the speed of charge is, its magnitude remains same. सबको क्लियर है ये प्रॉपर्टी? चार्ज इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करता है वेलोसिटी से, लेकिन मास वेलोसिटी इंक्रीज करने पे इंक्रीज कर जाता है. इज इट क्लियर? एंड द लास्ट is fundamental law of electrostatics. Fundamental law of electrostatics, it says that like charges repel and unlike charges attract. ठीक है, this property is called fundamental law of statics. So these are the properties related to a charge. अब हम लोग बात करते हैं, हमने चार्जेस की बात कर ली, चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन कर लिया. नाउ वी शुड टॉक अबाउट कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ का सिंपल स्टेटमेंट है. सबसे पहले तो कूलम्स लॉ है क्या? इट इज द क्वांटिटेटिव statement for fundamental law of electrostatics. फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बताता है कि लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, पर कितनी फोर्स से. कितनी फोर्स से मतलब वी वांट टू फाइंड आउट क्वांटिटी, इसलिए ये क्वांटिटेटिव है. ये बताएगा कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितनी लगती है. एंड कूलम्स लॉ इट स्टेट्स दैट टू पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 at a distance r from each other attracts or repel each other with force which is directly proportional to product of charges and inversely proportional to
square of distance between them and this force acts along line joining center of two charges. इसको मैं एलेबोरेट करता हूं. सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं पॉइंट चार्जेस की. तो जब भी मैं कूलम्स लॉ की बात करूंगा, हमेशा याद रहे कूलम्स लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड है. अगर पॉइंट चार्ज नहीं है तो हम कूलम्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते. एंड अगेन द स्टेटमेंट गोज कि अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 जो एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे. अट्रैक्ट करेंगे कब? जब वो अनलाइक चार्जेस होंगे, और रिपेल करेंगे जब वो लाइक चार्जेस होंगे. और जो उनके बीच में फोर्स है, कूलम्स लॉ इस फोर्स के बारे में बात कर रहा है. द फोर्स, दिस फोर्स इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इस फोर्स को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. और दिस फोर्स is directly proportional to product charges and inversely proportional to square of distance between them. That means मैं मैथमेटिकली इन दोनों चीजों को लिखूं तो सपोज से दिस चार्ज इज Q1 और ये चार्ज है Q2 और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है R. तो Q1 और Q2 के बीच में अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्शन भी हो सकता है, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स is directly proportional to Q1 Q2 and force is inversely proportional to R square. और इन दोनों को हम कंबाइन करें तो हमको मिलेगा F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square. यहां पर मैं फोर्स की डायरेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूं. ओनली मैग्नीट्यूड इज बीइंग टॉक्ड अबाउट कि फोर्स कितनी है. तो सिंपली फोर्स is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of distance between them, and the distance is r. Now this is the statement of Coulomb's law. Mathematically we can write F is directly proportional to Q1 Q2 over r square. ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है फोर्स और रिपल्सिव भी हो सकती है. अब कूलम्स लॉ में एक प्रॉब्लम आती है कि कूलम्स लॉ में जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम हटाते हैं, रिमूविंग द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो हमको फॉर्मूला ये मिल जाता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ये कैपिटल K है, ये फॉर्मूला मिल जाता है. और ये जो कांस्टेंट, ये जो K है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट. क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट. एंड दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, इसको दिमाग में रखना. एंड दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट डिपेंड ऑन two things. Number one, system of units used,
and number 2, medium in which both charges are kept. और ये बात इंपॉर्टेंट है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, इसको बिल्कुल दिमाग में बैठाना है कि ये के दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो हम सिस्टम क्या यूज कर रहे हैं यूनिट्स का, और दूसरा जो चार्ज ये रखे हुए हैं ये किस मीडियम में रखे हुए हैं। क्या मेरी बात सब लोगों को क्लियर है यहां तक? किसी को भी कोई डाउट है? मतलब ये कि हाँ, ये के कांस्टेंट नहीं है। जैसे ग्रेविटेशन के केस में कैपिटल जी जो आता था वो कांस्टेंट था, लेकिन यहां पर ये के कांस्टेंट नहीं है, ये डिपेंड करता है चीजों पे। तो ये जो कूलम्स लॉ है, क्या ये भी कि फोर्स एट्रैक्शन रिपल्शन वाली है? हाँ, बता सकता है, पर अभी ये स्केलर फॉर्म में चल रहा है, जब मैं इसको वेक्टर फॉर्म में ले जाऊंगा तब हमको डायरेक्शन भी पता लग जाएगी। ओके सर। सब लोगों को ये बात क्लियर है कि ये के किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? एक तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स और एक मीडियम इन विच बोथ द चार्जेस आर केप्ट। कौन कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं मेरे को बता सकता है? कोई भी दो सिस्टम ऑफ यूनिट कोई एग्जांपल दे सकता है? गिव मी एग्जांपल ऑफ एनी टू सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सर CGS, yes, yes, CGS, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड, yes, MKS, मीटर, MKS, किलोग्राम एंड सेकंड, yes, और very सर good, थर्ड है FPS, yes, फुट पाउंड सेकेंड। और सेकंड। हाँ, पर हम सबसे ज्यादा कौन सा यूज करते हैं सिस्टम? सर MKS। नहीं नहीं नहीं, नॉट MKS, वी यूज्ड RMKS, रेशनलाइज्ड MKS सिस्टम। हाँ, और उसको बाद में हमने नाम दे दिया SI सिस्टम, दैट इज सिस्टम है इंटरनेशनल डी यूनिट्स से SI सिस्टम। ओके, वो सेम ही है वैसे, एक दूसरे को देखते देखते ठीक से ही लगते हैं, बराबर से ही हैं, बट स्टिल वी कॉल इट SI सिस्टम। यस सर। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे कैसे डिपेंड करता है। तो अगर मैं CGS सिस्टम लेता हूं, मैं लेता हूं CGS सिस्टम। CGS सिस्टम होता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। तो CGS सिस्टम में हम चार्ज को मेजर करते हैं, चार्ज की यूनिट होती है स्टैट कूलम, बताया था मैंने। और डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, और फोर्स को मेजर करते हैं डाइन में। दिस इज CGS सिस्टम। और CGS सिस्टम में K की वैल्यू आ जाती है 1। तो CGS सिस्टम में अगर मैं कूलम्स लॉ को लिखूंगा, अगर मैं लिखता हूं कूलम्स लॉ इन CGS सिस्टम, तो कूलम्स लॉ को मैं CGS सिस्टम में क्या लिखूंगा? F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, बस K की वैल्यू 1 हो जाएगी। हाँ, हाँ, CGS में फिक्स है। ठीक है, और अगर मैं SI सिस्टम यूज करता हूं, जो हम लोग यूज करते हैं, तो SI सिस्टम में चार्ज को मेजर करते हैं किसमें? सर कूलम। कूलम। और डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो मीटर। मीटर। और फोर्स को मेजर करते हैं न्यूटन। न्यूटन। और इस वाले केस में
के की वैल्यू आती है 8.9 इंटू 10⁹9। ओके, तो के की वैल्यू आती है 8 इंटू 10⁹9। तो अगर मैं कूलम्स लॉ को एसआई सिस्टम में लिखूंगा, कूलम्स लॉ इन एसआई, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू 8.9 इंटू 10⁹9 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, बस थोड़ा सा टाइम और लूंगा तुम लोगों का, वैसे भी नेटवर्क आज खराब है। कूलम्स लॉ को ही वाइंड अप करेंगे बस। तो एग्जैक्ट वैल्यू जो के की है वो एसआई सिस्टम में हमारी 8.9 इंटू 10⁹9 आती है। तो व्हाट वी कैन से, अगर मैं एसआई सिस्टम में लिखता हूं तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और मैं इसमें से k को लेता हूं तो k विल बी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाई Q1 Q2। और फोर्स को मेजर करते हैं न्यूटन में, डिस्टेंस को मीटर में, और चार्ज को कूलम में। तो इन एसआई सिस्टम k इज इक्वल टू 8.9 इंटू 10⁹9, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। सबको क्लियर हो गया? लेकिन सारे न्यूमेरिकल पर्पसेस के लिए एक नोट करके लिखते हैं हम लोग, फॉर ऑल न्यूमेरिकल पर्पसेस we will take k as approximately equal to 9 into 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। तो जनरली हम सारे फॉर्मूलाज में 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर लगा के चलेंगे, विच इज अ अप्रोक्सीमेशन। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू 8.9 इंटू 10⁹9 है।
इज इट ओके? क्लियर है बात? यस सर। ठीक है, अब जो मैं पॉइंट बताने वाला हूं इट इज इंपॉर्टेंट। अगर तुम बोलो तो मैं कंटिन्यू करूं, अगर ज्यादा नेटवर्क लैग कर रहा है तो नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। शुड आई कंटिन्यू और शुड आई वेट? बेहतर चल गया। हाँ सर, कंटिन्यू। कंटिन्यू, ओके। नाउ सी, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। this k can also be written as 1/4 pi epsilon नॉट। इस k को हम ये भी लिखते हैं, और ऐसा क्यों लिखते हैं इसका रीजन हम बाद में डिस्कस करेंगे गॉसेस लॉ के बाद। एंड दिस एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इस एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब मुझे पता है इसमें से कोई भी चीज तुम्हारी समझ में नहीं आई कि परमिटिविटी क्या है और कैसे है, बट स्टिल हम सिंपली अगर कूलम्स लॉ को लिखते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इन SI सिस्टम एंड वैक्यूम, मैंने दोनों चीजों पे बोला था, किस किस चीज पे डिपेंड करता है कि एक तो सिस्टम ऑफ यूनिट और एक मीडियम। तो अब मैं मीडियम को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि कौन से मीडियम के बारे में बात चल रही है। तो मैं लिख सकता हूं इन SI सिस्टम, सिस्टम कौन सा ले रहा हूं SI, और मीडियम क्या ले रहा हूं मैं वैक्यूम। तो इसमें SI सिस्टम में और वैक्यूम में मैं कूलम्स लॉ को लिख सकता हूं F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। and this is the scalar form of Coulomb's law. This is the scalar form of Coulomb's law. अब ध्यान से समझना ये चीज क्या है परमिटिविटी। अगर मैं SI सिस्टम लेता हूं एंड एनी मीडियम, मैं मीडियम कोई भी ले लेता हूं, सिस्टम तो मैं ऐसा ही लेता हूं और मैं मीडियम कोई भी ले लेता हूं, तो मैं कूलम्स लॉ को लिख सकता हूं F इज इक्वल टू 1/4 पाई, ध्यान देना एप्सिलॉन, नॉट नहीं लगाया मैंने, सिर्फ एप्सिलॉन लिख रहा हूं, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यहां पे जो ये एप्सिलॉन है इसका मैं वो लिख देता हूं EPSILON, एप्सिलॉन। ये एक ग्रीक सिंबल है जो ई के लिए यूज किया जाता है ग्रीक में। हमारे यहाँ अल्फा बीटा गामा, हमारे यहाँ ABCD होते हैं, वहां पे अल्फा बीटा गामा डेल्टा होती हैं। तो स्मॉल ई को हम एप्सिलॉन लिखते हैं। तो ये एप्सिलॉन नॉट का मतलब वैक्यूम, और जब मैं एप्सिलॉन बोल रहा हूं तो एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम। तो हर एक मीडियम की अलग होती है। मैं नोट कर लिखता हूं, यहां पे नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है ना,
बस लास्ट पॉइंट है, एवरी मीडियम हैज इट्स ओन परमिटिविटी and permittivity is less than epsilon naught. That implies permittivity of vacuum is maximum. वैक्यूम की परमिटिविटी मैक्सिमम होती है, किसी भी मीडियम में जब हम जाएंगे तो उसकी परमिटिविटी वैक्यूम से कम होगी, सॉरी उल्टा हो गया, ज्यादा होगी, उल्टा हो गया, इट्स विल बी ग्रेटर देन, हमेशा वैक्यूम से ज्यादा होगी, परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम इज मिनिमम, मिनिमम। और हमको पता था 1/4πε0 की वैल्यू थी 9 × 10⁻9, इसमें से मैं एप्सिलॉन की वैल्यू अगर निकालूं एप्सिलॉन नॉट की, तो वो वैल्यू आ जाएगी 1/4π9 × 10⁻9 एंड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट दैट इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, उसकी वैल्यू आएगी 8.85 × 10⁻12 यूनिट आएगी कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। बस यहीं तक रोकेंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे अभी, इतना हजम कर लो एक बार, खाना आसान है, पचाना मुश्किल है। किसी को भी कोई डाउट है तो जस्ट आस्क। सर यस सर हाँ बताओ अंशिका। नेम क्या मीनिंग है परमिटिविटी का? परमिटिविटी का मीनिंग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस इन डिटेल परमिटिविटी क्या है, पूरा एकदम ओपन हो जाएगा तुम्हें परमिटिविटी, सेकंड चैप्टर खत्म होते होते तुम पूरा समझ जाओगे परमिटिविटी क्या होता है। सर एक और चीज थी कि जैसे अभी सेकंड चैप्टर चल रहा है और अभी आप मंडे को इसी चैप्टर का टेस्ट देंगे, तो सर लेकिन अभी इतना तो स्ट्रांग नहीं, जो भी है बेटा, जो भी है, वॉट एवर इज द सिचुएशन, तुम्हारा जैसे जिन लोगों का बैकअप है उन लोगों के लिए टेस्ट एक बाद में एक और अरेंज होगा, बट अभी जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग के तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो, थोड़ा बहुत क्या सिचुएशन चल रही है, इसलिए वो टेस्ट है, तो टेस्ट दो, कोई उसके मार्क्स का कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है। ओके सर। ओके, एनीवन एल्स इज हैविंग एनी डाउट? यहां तक किसी को भी कोई डाउट आस्क?